गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बताना बच्चों। एक सेकंड, माइक फंस गया यार। एक चलो फिर अपन स्टार्ट करेंगे। अपनी सेल्स की यूनिट 1 चल रही थी, वस्तु विक्रय अधिनियम की यूनिट नंबर 1 चल रही थी, जिसके अंदर हमने अंतर तक ले लिया था। यहाँ तक लिया था ना, अंतर तक। तो अब हम लेंगे आज परिभाषा। परिभाषा वाला पॉइंट आज कवर करेंगे। तो ICI ओपन करती हूँ। देखो, परिभाषा में सबसे पहले परिभाषा दी हुई है क्रेता और विक्रेता की। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे नहीं पूछेगा, सिंपली बस क्या है कि जो वस्तु का क्रय करता है या क्रय करने की सहमति देता है उसे बोलेंगे क्रेता, और जो वस्तु का विक्रय करता है, विक्रय करने की सहमति देता है, उसे क्या बोलते हैं, विक्रेता। क्रेता से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो वस्तुओं को क्रय करता है अथवा क्रय करने के लिए सहमत होता है। विक्रेता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं को बेचता है या बेचने की सहमति देता है। बस इतना रीडिंग लगा जाना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं बनता तुम्हारा। ये अब तो लगता है, अब लगता है ना, ये चेंज आ चुका है। आपको पता है ना कि भाई अब जो है धारा 370 धारा 35 से जो है हटाने के बाद में आज के दिन बात करें तो अधिनियम पूरे भारत में एप्लीकेबल है, पूरे भारत में लागू होता है। तो वो चीज़ हम नहीं ले रहे। और अपना पेपर बेटा सब्जेक्टिव है, तो अपन को ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछेगा नहीं, तो नॉर्मली इस पर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अब लेने जा रहे हैं हम वस्तु। वस्तु की परिभाषा के लिए ICI ने एक चार्ट बना रखा है। देखो, वस्तु का मतलब क्या है, हर प्रकार की चल संपत्ति। अगर आप याद करो तो मैंने आपको कल परिभाषा पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था वस्तु या माल शब्द में सिर्फ और सिर्फ चल संपत्ति को लिया जाएगा, ठीक है, अचल संपत्ति को नहीं लेते। हमने कहा था विक्रय के अनुबंध की विषय वस्तु हमेशा माल होती है। अपना अधिनियम वस्तु या माल पे लगता है, सेवाओं पर नहीं लगता। और वस्तु या माल में भी सिर्फ और सिर्फ कौन सी संपत्ति, चल संपत्ति। अचल संपत्ति को अलग से अधिनियम बना रखा है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, वहां पर लिया जाता है। यहाँ बात होगी सिर्फ और सिर्फ चल संपत्ति की। क्या क्या इसमें शामिल है वो सुनो पहले। शेयर एंड स्टॉक, अंश और स्कंद को शामिल माना जाएगा वस्तु के अंदर। दूसरा, खड़ी फसलें। तीसरा, घास। चौथा, जमीन से जुड़ी हुई वस्तुएं जिनको अलग करने का ठहराव हुआ है। अलग करने का ठहराव हुआ है कैसे, देखो, जब तक अलग करने का ठहराव नहीं हुआ ये तीनों अचल है या नहीं है ये बताओ भाई। जब तक खड़ी फसलें हैं, जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं या घास है, जब तक इनको पृथक नहीं करोगे ये चल संपत्ति नहीं बनेगी। तो ये लाइन देनी जरूरी है। जिनको अलग करने का ठहराव हुआ है उन्हें किस में शामिल माना जाएगा, वस्तु में शामिल माना जाएगा। घास को वस्तु में क्यों लेते बेटा, जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग होती है। भाई आप उसे काट दोगे चल संपत्ति बन जाएगी, और इसे जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे वस्तु या माल शब्द में शामिल किया गया है। क्या क्या इसमें शामिल नहीं है, वस्तु शब्द में क्या क्या लिया नहीं जाएगा। मुद्रा जो चलन में है उसे अपन वस्तु शब्द में नहीं लेते। मुद्रा जो चलन है वस्तु शब्द में क्यों नहीं लेते, भाई अपन वस्तु खरीदते हैं और बदले में क्या देते हैं, मुद्रा। तो क्या वस्तु मुद्रा के रूप में हो सकती है, नहीं हो सकती। मुद्रा के बदले मुद्रा थोड़ी ना खरीदोगे, मुद्रा के बदले मुद्रा थोड़ी ना खरीदोगे भाई, रुपए के बदले रुपए थोड़ी ना खरीदोगे। तो वस्तु मुद्रा के रूप में नहीं हो सकती। किसकी बात चल रही है, लेकिन मुद्रा जो प्रचलन में है, मुद्रा जो प्रचलन में है। लिखो यहाँ पर, विदेशी मुद्रा को वस्तु में शामिल माना जाएगा।
जो मुद्रा प्रचलन में है उसको नहीं लेते, लेकिन जो विदेशी मुद्रा है उसे वस्तु में शामिल माना जाएगा। प्राचीन सिक्के, प्राचीन सिक्के, भाई कई लोग होते हैं ना, उनकी हॉबी होती है कॉइन कलेक्शन, तो वो किसी भी कीमत पे उसे खरीदने को तैयार हो जाते हैं, उनके लिए उसे वस्तु में शामिल माना जाएगा। किसको नहीं लेते? मुद्रा जो प्रचलन में, जो करंट करेंसी है, जो अभी चल रही है, उसको नहीं लोगे। नेक्स्ट लिया वाद योग्य दावे। वाद योग्य दावे जो हैं ये कौन से होते हैं, इनके लिए एक लाइन लिख लो। ऐसे दावे, ऐसे दावे जिन्हें, ऐसे दावे जिन्हें न्यायालय में, ऐसे दावे जिन्हें न्यायालय में वाद दायर करके लागू करवाया जा सकता है। ऐसे दावे जिन्हें न्यायालय में वाद दायर करके लागू करवाया जा सकता है, वाद योग्य दावे कहलाते हैं। वाद योग्य दावे कहलाते हैं। उदाहरण, उदाहरण ऋण। मैंने आपको बेटा 10,000 रुपये उधार दिए, मैंने आपको 10,000 रुपये उधार दिए, 10,000 रुपये का ऋण दिया। अगर आप ये पैसे मुझे नहीं चुकाओगे तो मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती? ले सकती हूँ। मेरा दावा कैसा है? वाद योग्य दावे। भाई वाद योग्य दावे को माल में क्यों शामिल नहीं करते? क्योंकि वाद योग्य दावे चल संपत्ति नहीं है। वाद योग्य दावों को अचल माना जाता है, और अचल मानने की वजह से इन्हें किसमें करते हैं? संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में लिया जाता है। वस्तु विक्रय अधिनियम यहाँ पे लागू नहीं होता। काल बाधित ऋण भी यही चीज चला गया। वाद योग्य दावे, समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ बेटा। ऐसा दावा जिसके लिए आप न्यायालय में वाद दायर करके उसे क्रियान्वित करवा सकते हो, उसे वाद योग्य दावा कहा जाएगा। भाई विदेशी मुद्रा को वस्तु में लेते हैं, प्राचीन सिक्कों को लेते हैं, और जो आपकी इंटेंजिबल असेट्स हुई, कैसे? ख्याति, ट्रेडमार्क और पेटेंट, कॉपीराइट, इनको भी वस्तु में लिया जाएगा। और वो होती है ना आपकी पानी, बिजली, गैस, इन्हें भी वस्तु में लिया जाता है। मिनरल वाटर की बोतलें बिकती कि नहीं बिकती हैं? तो पानी, बिजली और गैस, इन्हें भी वस्तु में शामिल माना जाता है। यहाँ तक कि बैंक में एफडीआर करवाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, सावधि जमा राशि। तो फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, एफडीआर को भी इन्होंने चल संपत्ति माना है और इसे वस्तु में शामिल माना है। जैसे वस्तु को हस्तांतरित करते हो ना, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, वैसे ही एफडीआर भी किसी और को ट्रांसफर की जा सकती है। भाई अपनी जो ये परिभाषा दी गई है, ये है हमारी धारा 2(7). वस्तु की परिभाषा है धारा 2(7) में। जो हमारी परिभाषा धारा 2(7) में दी गई है, जो हमारे भारतीय कानून की दी गई परिभाषा है, ये जो परिभाषा है ये विस्तृत है। जो परिभाषा अंग्रेजी कानून में दी गई है उससे यह परिभाषा जो हमारे भारतीय कानून में दी गई है विस्तृत है। क्यों? क्योंकि हमारा भारतीय कानून स्टॉक व शेयर्स को वस्तु में लेता है, अंग्रेजी कानून स्टॉक व शेयर्स को वस्तु नहीं मानता। अंग्रेजी कानून बोलता है हम जहाज को शामिल मानेंगे, हमारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी परिभाषा के अनुसार जहाज हमारे में भी शामिल होता है। हमारी परिभाषा कैसी है? विस्तृत है, वृहद है, वाइडर है। किससे? अंग्रेजी कानून की परिभाषा से। ठीक है, मैंने पूरा समझा दिया। शॉर्ट करते हैं। अब अपन को याद कितना करना है। माल मतलब हर प्रकार की चल संपत्ति। क्या क्या शामिल है? स्टॉक एंड शेयर्स, हरी फसलें, घास, भूबद्ध वस्तुएं जिन्हें पृथक करके बेचने की सहमति हुई है। क्या क्या शामिल नहीं है? वाद योग्य दावे
और मुद्रा जो प्रचलन में है। याद तो इतना ही करना है, याद इतना ही करना है। परिभाषा उतनी ही याद करोगे जितनी यहाँ चार्ट में दी हुई है। ये बाकी सिर्फ किस लिए, समझने के लिए होता है। देखो कहाँ से आपको मैटर लेना है, एक बार देखो। चार्ट याद हो गया ना तो अपने आप डेफिनेशन लिख लोगे। वाद योग्य दावे को मुकदमा योग्य दावे भी बोला जाता है। क्या लैंग्वेज है देखो। वस्तु से तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति, प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति, ठीक है। इसका मतलब अचल संपत्ति इसमें शामिल नहीं है। किसके अतिरिक्त, अचल संपत्ति के अतिरिक्त मुकदमा चलाने योग्य दावे, धन, स्टॉक और, एक मिनट रुको, देखो किनको नहीं लिया जाएगा, किसके अतिरिक्त, एक तो मुकदमा योग्य दावे और एक धन। ये दो चीजें शामिल नहीं थी, याद करो, दो चीजों को नहीं लिया जाता। फिर कौन से इसमें शामिल है, स्टॉक व अंश शामिल है, खड़ी फसलें शामिल है, घास, भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं या भूमि का भाग बनी हुई वस्तुएं जिन्हें बेचने के लिए अनुबंध में पृथक करने का निर्णय हुआ है, इन्हें शामिल माना जाएगा। आप तो सीधे किससे लिख के आना, चार्ट से लिखाना। वस्तु शब्द से तात्पर्य है प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति, निम्न के अतिरिक्त वाद योग्य दावे और मुद्रा जो प्रचलन में है, इसमें निम्न को शामिल माना जाएगा। स्टॉक व अंश, खड़ी फसलें, घास, भूबद्ध वस्तुएं जिन्हें पृथक करके बेचने के लिए सहमति हुई है, ठीक है। आगे क्या दिया इन्होंने, ये देखो, यह अंग्रेजी कानून में प्रचलित परिभाषा से वृहद परिभाषा है, मतलब विस्तृत परिभाषा है। अंग्रेजी कानून जो है वो स्टॉक व अंश को वस्तु नहीं मानते पर जहाज को वस्तु मानते हैं। मुकदमा योग्य दावे कौन से होते हैं बताया, ये वे दावे हैं जिन पर मुकदमे के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, जैसे कि ऋण। एक ऋण चल संपत्ति नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर अधिनियम लागू नहीं होगा। एफडीआर जो होती है, म्यादी जमा रसीदें, सावधि जमा रसीदें, बैंक में कराते हैं एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, इन्हें भी वस्तु में शामिल माना जाएगा। याद कितना करना है, सिर्फ धारा 2(7), धारा 2 की उपधारा 7 है। और अगर इजी वे में याद करना है, क्या याद कर लो, दिस वन। समझ आ गई चीज की नहीं, बता बेटा। अब हम पढ़ रहे हैं वस्तु या माल के प्रकार। वस्तु या माल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, विद्यमान माल, भावी माल, संयोगिक माल, ठीक है। विद्यमान माल 3 प्रकार के, कौन कौन से, विशिष्ट माल, निर्धारित माल, अनिर्धारित माल। अब हम एक एक करके इनको समझने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे विद्यमान माल की। विद्यमान माल वो होता है जो अनुबंध के समय अस्तित्व में होता है, जिसका स्वामित्व व कब्जा विक्रेता के पास होता है, उसे बोला जाता है विद्यमान माल। यह माल रेडी है, तैयार है, सिर्फ इसी माल के अंदर विक्रय हो सकता है। बाकी भावी माल, संयोगिक माल में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, विक्रय का ठहराव, विक्रय का ठहराव। भाई उसी वस्तु को तो तुरंत बेच पाओगे जो रेडी है, जो अस्तित्व में है। तो विक्रय की विषय वस्तु सिर्फ और सिर्फ कौन से होंगे, विद्यमान माल। बाकी दोनों में सिर्फ क्या होगा, विक्रय का ठहराव। विद्यमान माल के 3 प्रकार। पहला आया विशिष्ट माल, निर्धारित माल, अनिर्धारित माल। देखो परिभाषा में बेटा छोटा छोटा सा अंतर है। वह माल जो अनुबंध के समय पहचाना किया गया होता है, सहमत किया गया होता है, उसे बोला जाता है विशिष्ट माल। तो यहाँ पे लैंग्वेज में वर्ड मिलेगा तुम्हें अनुबंध के समय। निर्धारित माल की लैंग्वेज में मिलेगा वह माल जो अनुबंध के बाद, अनुबंध के बाद पहचाना जाता है या सहमति दी जाती है, उसे बोलेंगे निर्धारित माल। और जो माल अनुबंध के समय पहचाना व सहमत किया गया नहीं होता है, उसे बोला जाएगा अनिर्धारित माल। अनिर्धारित माल में विक्रय होगा सिर्फ और सिर्फ वर्णन द्वारा, यानी विवेचन द्वारा या फिर नमूने द्वारा। सबसे पहले मैं समझाऊंगी आपको विशिष्ट माल। वह माल जो अनुबंध के समय पहचाना गया होता है, सहमत किया गया होता है, उसे विशिष्ट माल बोलते हैं। मतलब पहले से मेरे माइंड में डिसाइडेड है कि मुझे क्या खरीदना है। सपोज करो मैंने डिसाइड किया कि मुझे सैमसंग की वॉशिंग मशीन खरीदनी है, ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक खरीदनी है, फ्रंट लोड खरीदनी है, इतनी केजी कैपेसिटी की खरीदनी है। हर चीज़ पहले से माइंड में डिसाइडेड है। कैसे गुड्स हैं, विशिष्ट। एक के पास 5 कार है,
वो अपनी एक सेंट्रो कार है उनमें से, वो बेचना चाहता है बी को। वस्तु कैसी हो गई? विशिष्ट वस्तु। और सुनो, आपके पड़ोसी के पास एक कार है, बहुत दिन से आपकी उसी कार पे नजर है और आप वही वाली कार खरीद रहे हो, ठीक है, कैसी वस्तु है? विशिष्ट वस्तु। अनुबंध के समय पहचानी और सहमत की गई वस्तु है। दूसरा कौन सी हुई तुम्हारी? निर्धारित वस्तु। अब इस बार है ना, आप क्या गए, आपको वस्तु खरीदनी थी, आपको सपोज करो मोबाइल खरीदना था। पहले वाले में विशिष्ट वस्तु में बात करो तो मेरे दिमाग में पहले से था कि मुझे लेटेस्ट आईफोन ही खरीदना है, तो फिर क्या है, मैंने दूसरी जगह दिमाग लगाया ही नहीं। वस्तु पहले से अनुबंध के समय पहचानी की गई थी और सहमत की हुई थी। अब बात करते हैं निर्धारित माल की। मैं गई दुकान पे, मैंने 10 वैरायटी के मोबाइल देखे, सबकी फीचर कंपेयर की, फिर लगा ये वाला बेस्ट है, ये वाला खरीद लेते हैं। अब माल कैसा है? निर्धारित। विक्रय के अनुबंध के बाद पहचानी और सहमत की जाती है, उसे निर्धारित माल बोला जाता है। भाई इसके अंदर होता क्या है, देखो, जब आप एक ढेर में से वस्तु को छांट के अलग रखवा लेते हो तो उसे बोला जाता है निर्धारित माल। विक्रय के अनुबंध में विक्रय और विक्रय का ठहराव दोनों शामिल है। कल ही परिभाषा में पढ़े तुमने, विक्रय के अनुबंध में विक्रय और विक्रय का ठहराव दोनों शामिल है। कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? देखो, हस्तांतरित करता है अथवा करने की सहमति देता है, सहमति देता है तो विक्रय का ठहराव ही तो हुआ बेटा। अच्छा देखो, निर्धारित माल में हमने बोला अनुबंध के बाद पहचाना किया जाता है या फिर सहमत किया जाता है तो निर्धारित माल में लिया जाएगा, और अनुबंध के बाद भी या अनुबंध के समय पहचाना और पसंद किया गया नहीं होता है, सहमत किया गया नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं? अनिर्धारित माल। यहाँ पे या तो माल वर्णन द्वारा बनाया गया है, आपने घर से ऑर्डर प्लेस कर दिया तो 10 बोरी सीमेंट के भेज दो, 10 बोरी सीमेंट के भेज दो, घर से ही वर्णन द्वारा आपने मंगवा लिए। दूसरा, आपने सिर्फ नमूना देखा था, नमूना देख करके आपने चावल का नमूना देखा और आपने फाइनल कर दिया 4 बोरी चावल मेरे यहाँ भेज देना, सिर्फ नमूना देख करके ऑर्डर फाइनल कर दिया। तो यहाँ पे इसी तरीके से विक्रय किया जाता है निर्धारित माल में, या तो विवेचन द्वारा या नमूने द्वारा। एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे ये दोनों क्लियर हो जाए आपको। कौन से? निर्धारित और अनिर्धारित। एक गया एक शॉप पे और शॉप वाले को बोला कि भाई मुझे ना गेहूं की बोरियां खरीदनी है। उसने बोला ठीक है, नमूना दिखा दो। नमूना दिखाया, उसको नमूना पसंद आ गया, सैंपल। अब क्या बोलता है कि मैं 10 बोरी गेहूं खरीदने को तैयार हूँ। विक्रेता ने बोला कि इतना सामान अभी शॉप पे नहीं है, गोदाम में रखा हुआ है। अब अगर वो बंदा जाके, क्रेता जाकर के उसके गोदाम से 10 बोरी छाट के अलग रखवा लेता है तो वस्तु कैसी है? अब ये निर्धारित हो गया कि यही 10 बोरे उसके घर जाएंगे। समझ आई चीज की नहीं? कैसा माल है? निर्धारित माल। और दूसरा क्या है? अनिर्धारित माल। अब अगर वो छाट के 10 बोरी अलग नहीं रखवाता, विक्रेता गोदाम में से कोई भी 10 बोरी उसके यहाँ बेच सकता था, यस और नो? ठीक है, ये अनिर्धारित है। कौन से 10 बोरे गोदाम में से उसके यहाँ भेजे जाएंगे? वस्तु कैसी है? अनिर्धारित। वस्तु कैसी है? अनिर्धारित। या तो होगा विक्रय वर्णन द्वारा या होगा विक्रय नमूने द्वारा। क्लियर है क्या? बताओ, करवा दो इस चीज को यहाँ से। आप देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे विद्यमान वस्तुएं। विद्यमान वस्तुएं वो हैं जो विक्रय के अनुबंध के समय विद्यमान है, अर्थात जिनका स्वामित्व तथा कब्जा विक्रेता के पास है, ऐसी वस्तुओं को विद्यमान वस्तुएं माना जाएगा। जो विक्रय के समय अनुबंध में, विक्रय के अनुबंध के समय अस्तित्व में होती है, बन चुकी है, जिसका स्वामित्व और कब्जा किसके पास है? विक्रेता के पास है, उसे क्या माना जाएगा? विद्यमान वस्तु माना जाएगा। 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली विशिष्ट वस्तु, वह माल जो विक्रय के अनुबंध करते समय पहचान लिए गए थे या जिन पर सहमति बन गई थी। उदाहरण नंबर 1 पढ़ो। कोई भी विशिष्ट या निश्चित माल, जैसे मुझे पर्टिकुलर मोबाइल खरीदना है, पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो कैसे गुड्स हो गए हमारे? ये विशिष्ट माल। दूसरा एग्जाम्पल, ए के पास विभिन्न मॉडल्स की 5 कारें हैं, उनमें से एक फिएट कार है जिसको वो बेचने के लिए ठहराव कर रहा है और दूसरे पक्षकार ने सहमति दे दी। वस्तु कैसी है? विशिष्ट माल, क्योंकि विक्रय के अनुबंध के समय कार की पहचान की जा चुकी है, सहमति बन चुकी है। क्लियर है ना? जो विक्रय के अनुबंध के समय पहचानी हुई होती हैं, सहमत की हुई होती हैं, उन वस्तुओं को विशिष्ट वस्तुएं बोला जाता है। अब आएगा तुम्हारा निर्धारित माल या निश्चित माल भी बोलते हैं इसको।
यहाँ से लिखना, इस चीज को लेना यहाँ से। जब किसी ढेरी से या अनिर्धारित माल की बड़ी मात्रा से अनुबंधित संख्या या मात्रा को पहचान लिया जाता है तो ऐसा पहचाना गया माल निर्धारित माल कहलाता है। ढेर में से वस्तु को छांट के अलग कर दो, वस्तु कैसी बन जाएगी? निर्धारित माल। गोदाम में से छांट के 10 बोरे अलग कर दिए तो वो क्या बन गए? निर्धारित वस्तु। कहाँ से परिभाषा ले सकते हो? यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ो पहले एक बार। कपास के एक थोक विक्रेता ने गोदाम में कपास की 100 गांठें हैं, 50 गांठें बेचने का ठहराव करता है। चुन लिया गया तथा अलग कर दिया गया। चुन लिया, अलग कर दिया, वस्तु कैसी बन गई? निर्धारित। चयन करने पर माल कैसा हो जाता है? निर्धारित हो जाता है। इस मामले में अनुबंध निर्धारित माल के विक्रय के लिए है क्योंकि बेची जाने वाली वस्तु की पहचान कर ली गई है और अनुबंध करने के बाद सहमति बनी है। मैंने इसीलिए तुमसे बोला अनुबंध के बाद पहचाना किया गया है और सहमति हुई है तो किस में जाएगा? निर्धारित माल। अनुबंध के समय पहचाना और पसंद किया गया है तो विशिष्ट माल। अनुबंध के बाद पहचाना और पसंद किया गया है तो जाएगा तुम्हारा निर्धारित माल में। उल्लेखनीय है कि माल के निर्धारण से पूर्व अनुबंध अनिर्धारित माल के विक्रय के लिए था। छाटा नहीं, उससे पहले तो माल अनिर्धारित ही था ना। ये लाइन तुम चाहे मत भी देना तो चलेगा तुम्हारा। निश्चित निर्धारित माल में क्या है? ढेर से छाट के अलग कर लेना, तो तुम्हारी राशि कैसी हो जाती है? निर्धारित। दोनों के साथ कैसे? मतलब विशिष्ट माल वो होता है जो पहले से पहचाना हुआ है, पसंद किया गया है। मतलब पहले से माइंड में सर्टन है यही मोबाइल खरीदना है तो विशिष्ट, और दुकान पे जाके छाट के अलग करोगे तो हो गया निर्धारित। बस इतना ही अंतर है। वहां है अनुबंध के समय और निर्धारित में अनुबंध के समय, अनुबंध के बाद। हम आ गए अनिर्धारित माल पे। अनिर्धारित माल कौन से होते हैं? जिसकी विशिष्ट पहचान या निर्धारण नहीं किया गया है। इनका केवल सैंपल या विवेचन द्वारा ही इनको व्यक्त या इंगित किया जाता है। जैसे यदि आ अपनी दुकान में पड़े 100 पैकेटों के ढेर में से नमक का एक पैकेट बी को बेचने का ठहराव करता है तो ये माल कैसा है? अनिर्धारित, क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि कौन से पैकेट को डिलीवर किया जाएगा। जैसे ही पैकेट विशेष की डेयरी से अलग कर लिया जाता है अब ये क्या बन जाएगा? तुम्हारा निर्धारित या विशिष्ट माल बन जाएगा। ये दिया हुआ, आप सीधे लिख के आना निर्धारित माल बन जाता है। छाटने के बाद क्या बन जाएगा? निर्धारित माल बन जाएगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? बताओ बेटा। मैंने आपको नोट्स दिए ना, नोट्स के अंदर भी एक बार दिखा देती हूँ। समझा तो दिया मैंने आपको इससे भी, पर आप देख लो एक बार वहां से भी। भाई वस्तु की परिभाषा तो आपको वहां से लेनी है आईसीआई से, पर यहाँ पे विद्यमान वस्तुओं की परिभाषा मैंने दे रखी है। वस्तुएं जो अनुबंध के समय अस्तित्व में होती है, अर्थात विक्रेता के पास इनका स्वामित्व व कब्जा होता है, उन्हें क्या बोला जाता है? विद्यमान वस्तुएं। 3 प्रकार की, विशिष्ट, निर्धारित और अनिर्धारित। माल जो अनुबंध के समय पहचाना किया गया होता है, वजह सहमति की गई होती है, उसे क्या बोलोगे? विशिष्ट माल। जो विक्रय के अनुबंध के बाद पहचाना और पसंद किया जाता है वो हो गया निर्धारित माल। और जो माल में अनुबंध के समय पहचाना व सहमत किया गया नहीं होता है उसे बोला जाएगा अनिर्धारित माल। और यहाँ पर विक्रय होगा विवरण या नमूने के आधार पर। यही पढ़ा हमने। इसके बाद में अब हम बात करेंगे किसकी? भावी माल की। ऐसा माल जिसका निर्माण या अधिग्रहण भविष्य में होगा या फिर विक्रेता द्वारा अनुबंध करने के बाद किया जाएगा। कैसे लैंग्वेज दी हुई है देखो। माल जिसका निर्माण या अधिग्रहण विक्रेता द्वारा विक्रय के अनुबंध के बाद किया जाता है उसे भावी माल कहा जाएगा। जैसे अधिग्रहण मतलब प्राप्ति, खरीदगी। जैसे मैंने आपसे बोला आपके फार्म हाउस में नेक्स्ट सेशन में जितनी भी क्रॉप्स होंगी, फसलें होंगी, मैं खरीद लूंगी। आज के दिन तो सिर्फ ठहराव है, बीज बोए जाएंगे, फसल होगी, उसके बाद बेची जाएगी। भावी माल भविष्य में बनेगा। मैंने आपसे कहा कि आपकी फैक्ट्री में इस साल जितने भी खिलौनों का प्रोडक्शन होगा उतने मैं खरीद लूंगी। भावी माल है। आज के दिन तो सिर्फ क्या कर रहे हो आप? ठहराव। फिर उसके बाद में खिलौने बनेंगे, फिर मैं खरीदूंगी। ऐसा माल
जिसका निर्माण या अधिग्रहण विक्रेता द्वारा विक्रय के अनुबंध के बाद किया जाना है, उसे हम भावी माल कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे विक्रय नहीं हो सकता कभी भी, हमेशा विक्रय का ठहराव ही होगा। क्यों? कोई भी बंदा वह वस्तु नहीं बेच सकता जो अस्तित्व में नहीं है। ठहराव ही हो सकता है, विक्रय हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने बोला था तुम्हें कि भावी माल और संयोगिक माल में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? विक्रय का ठहराव। विक्रय तो सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है? विद्यमान में। ठीक है ना। अब कौन से बचे तुम्हारे? संयोगिक। संयोगिक अनुबंध पढ़े थे कल या परसों ही पढ़े थे। संयोगिक अनुबंध घटना के घटने या ना घटने पर निर्भर करते हैं। विक्टोरिया शिप के थ्रू कपास की गांठें आ रही है, आएंगी तो मैं खरीद लूंगी। कपास कैसा माल है? संयोगिक। ऐसा माल जिसकी प्राप्ति घटना के घटने या ना घटने पर निर्भर करती है, किसी आकस्मिकता पर निर्भर करती है, उस माल को संयोगिक माल कहा जाएगा। अनुबंध बनेगा संयोगिक अनुबंध। माल कैसा है? संयोगिक माल। ठीक है। ए ने बी को बोला कि मैं तुझे एक पिकासो पेंटिंग बेच दूंगा, बशर्ते जो वास्तविक मालिक है ये पेंटिंग मुझे बेच दे। वो बेचेगा मुझे तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। घटना के घटने ना घटने पर निर्भर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ कैसा माल है? संयोगिक माल। एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मछुआरे के साथ मिस्टर एक्स ने अनुबंध किया, एक मछुआरे के साथ, और वो मछुआरा कहता है कि वह एक विशेष प्रकार की मछली की आपूर्ति कर देगा, बशर्ते क्या है? तूफान ना आए। बशर्ते तूफान ना आए। यहाँ पर मछली कौन सी वस्तु है? संयोगिक माल। इसकी प्राप्ति तूफान के आने या ना आने पर निर्भर करती है। क्लियर है कि नहीं है? बताओ क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। हाँ, घटना के घटने या न घटने पर निर्भर है। विक्रेता द्वारा जिसकी प्राप्ति अनिश्चित घटना के घटने या न घटने पर निर्भर करती है, उस वस्तु को क्या बोला जाएगा? संयोगिक माल। अब देखो इसी को एक बार करवा रही हूँ ICI से। हमने भावी वस्तुओं से लेना है हमें। देखो भावी वस्तुएं वो वस्तुएं जिनका निर्माण व अधिग्रहण विक्रेता के द्वारा विक्रय के अनुबंध के पश्चात किया जाता है। भावी माल के लिए विक्रय का अनुबंध सदैव ही विक्रय के लिए ठहराव होता है। विक्रय नहीं हो सकता क्योंकि वास्तविक विक्रय हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति वह वस्तु हस्तांतरित नहीं कर सकता जो विद्यमान ही नहीं है। जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसे बेचोगे कैसे? विक्रय तो हो नहीं सकता, सिर्फ क्या हो सकता है? विक्रय का ठहराव। अब एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 3। पैदा होंगे भविष्य में। सेकेंड एग्जाम्पल, दे सकती है आने वाले साल में, भविष्य में। फिर देखो पहले में थोड़ा सा करेक्शन है। एक ही खेत में उगाए जाने वाले 1000 क्विंटल आलूओं के विक्रय हेतु अनुबंध अवैध नहीं है, यद्यपि भविष्य में प्राप्ति होने वाले वस्तुओं का वास्तविक विक्रय संभव नहीं है, पर विक्रय का समझौता तो किया ही जा सकता है। देखो ये तुम उदाहरण लेना मत क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। जैसे ए बी से कहता है कि मेरे फार्म हाउस में जितने भी आलू होंगे अगले सेशन में मैं तुम्हें बेच दूंगा। वस्तु कैसी है? भावी माल। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? विक्रय का ठहराव। विक्रय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी आलू अस्तित्व में नहीं है। समझ आई चीज की नहीं है? तो ये हमने यहाँ पे लिया। अब आ रहा है हमारा संयोगिक माल। संयोगिक माल कौन सा है? देखो एक बार, जिसकी प्राप्ति किसी अनिश्चित आकस्मिकता के घटने या घटने पर ना घटने पर निर्भर करती है, उसे क्या बोला जाएगा? संयोगिक माल बोला जाएगा। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? विक्रय का ठहराव। विक्रय नहीं हो सकता। आप याद करो कल डिफरेंस पढ़े थे। विक्रय में बोला था स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत, विक्रय के ठहराव में बोला था भविष्य में या घटना के घटने पर। यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो भाई भविष्य में तो भावी माल और घटना के घटने में तो संयोगिक माल। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ विक्रय का ठहराव होता है। उदाहरण पढ़ो। वही पिकासो पेंटिंग वाला है कि वर्तमान मालिक ये पेंटिंग मुझे बेच देगा तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। घटना के घटने या ना घटने पर निर्भर है।
इस पे देखो बेटा, टॉपिक पे अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पूछा जा सकता है कि वस्तु और वस्तु के प्रकार बताइए। तो ये परिभाषा तो आपको करके जानी है। अब जो पढ़ने जा रहे हो इस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सुपुर्दगी और उसके प्रकार के बारे में बताइए। इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अपना सीए फाउंडेशन का अटैम्प्ट लगा था पहला, तब ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट अटैम्प्ट में कि सुपुर्दगी व सुपुर्दगी के प्रकार के बारे में बताइए। तो सुपुर्दगी क्या होती है ये बताया गया धारा 2(2) में। विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के कब्जे का इच्छिक हस्तांतरण सुपुर्दगी कहलाता है। विक्रेता द्वारा क्रेता को माल में कब्जे का इच्छिक हस्तांतरण सुपुर्दगी कहलाता है। सुपुर्दगी से तात्पर्य एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को इच्छिक रूप से अधिकार के हस्तांतरण से है। अधिकार का मतलब है यहाँ पर कब्जा, और एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मतलब कौन है, विक्रेता द्वारा क्रेता को। विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के कब्जे का इच्छिक हस्तांतरण सुपुर्दगी कहलाता है। विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के कब्जे का इच्छिक हस्तांतरण सुपुर्दगी कहलाता है। अब सुपुर्दगी जो है आपकी वो कब मानी जाती है, कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे वस्तु का कब्जा विक्रेता के हाथ से क्रेता या उसके एजेंट के पास पहुंच जाए, सुपुर्दगी कहा जाता है। कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे वस्तु का कब्जा क्रेता या उसके एजेंट के पास पहुंच जाए, उसे सुपुर्दगी कहा जाएगा। क्या लिखा है देखो, एक सामान्य नियम के रूप में माल की सुपुर्दगी कुछ करके दी जा सकती है जिसका प्रभाव होता है। सुपुर्दगी का प्रभाव क्या है देखो, माल क्रेता के कब्जे में चला जाता है या अधिकृत किसी व्यक्ति को कब्जा मिल जाता है। मतलब कहना चाहते हैं कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे माल का कब्जा क्रेता या उसके अधिकृत व्यक्ति एजेंट के पास पहुंच जाए, उसे सुपुर्दगी कहा जाएगा। सुपुर्दगी जो है तुम्हारी वो है 3 प्रकार की। कौन कौन सी, वास्तविक, रचनात्मक, सांकेतिक। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे, वास्तविक सुपुर्दगी। वास्तविक सुपुर्दगी को बेटा भौतिक सुपुर्दगी भी बोला जाता है। भौतिक रूप से माल का कब्जा विक्रेता द्वारा क्रेता को दे दिया जाता है, तो इसे बोला जाएगा वास्तविक सुपुर्दगी। एक कार खरीदी आपने पेमेंट कर दिया और उसने आपको बदले में कार दे दी, सुपुर्दगी कैसी है, भौतिक सुपुर्दगी, जिसे हम वास्तविक सुपुर्दगी भी बोलते हैं। ज़्यादातर सुपुर्दगी होती है वो कौन सी होती है, वास्तविक सुपुर्दगी होती है। वास्तविक सुपुर्दगी में क्या लिखा है देखना, जब भौतिक अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है वास्तविक सुपुर्दगी। आपने टीवी खरीदा, आपको टीवी दे दिया, बदले में आपने पैसे दे दिए, सुपुर्दगी कैसी है, वास्तविक या भौतिक सुपुर्दगी। हम इसके बाद में पहले पढ़ेंगे किसको, सांकेतिक को पहले पढ़ेंगे। सांकेतिक में क्या होता है, पूरी वस्तु नहीं दी जाती। सांकेतिक का दूसरा नाम है लाक्षणिक सुपुर्दगी। पूरे माल की सुपुर्दगी नहीं दी जाती, सुपुर्दगी के संकेत के रूप में, सुपुर्दगी के टोकन के रूप में, सुपुर्दगी के लक्षण के रूप में कोई अन्य वस्तु दे दी जाती है। जैसे मान लो कार नहीं दी, कार की चाबी दे दी, इसका मतलब आज से ये कार तुम्हारी हुई। गोदाम की चाबी दे दी कि गोदाम में जितना सामान रखा है आज से वो सब तुम्हारा हुआ। या फिर ओनरशिप के कागज दे दिए, स्वामित्व के प्रपत्र दे दिए, माल की सुपुर्दगी के प्रपत्र दे दिए कि भाई आज से ये चीज तुम्हारी हुई। पूरा माल नहीं दिया जाता, सुपुर्दगी के टोकन या लक्षण के रूप में अन्य कोई छोटी वस्तु दे दी जाती है, उसे क्या बोला जाता है, लाक्षणिक सुपुर्दगी। क्या लिखा है देखो, जब एक वस्तु को सांकेतिक रूप से किसी अन्य वस्तु के स्थान पर हस्तांतरित किया जाता है, जब एक वस्तु को सांकेतिक रूप में किसी अन्य वस्तु के स्थान पर हस्तांतरित किया जाता है। कार नहीं दी, क्या दी, कार की चाबी। गोदाम के अंदर से सामान निकाल के नहीं दिया, गोदाम की क्या दे दी, चाबी, कि अब से गोदाम में रखा तुम्हारा सामान हो गया, ठीक है। या फिर क्या दे दिए, सुपुर्दगी के प्रपत्र। तो इसके 2 उदाहरण आएंगे, एक तो आएगा चाबी वाला, गोदाम में रखी वस्तुएं कानूनी रूप से गोदाम की चाबियां देकर बेची जा सकती हैं, पहला उदाहरण। गोदाम की जगह क्या दे दी, गोदाम की चाबी। दूसरा क्या है, सुपुर्दगी के प्रपत्र। इस प्रकार वस्तुएं जब जहाजी कंपनी की सुपुर्दगी में है, रेलवे कंपनी की सुपुर्दगी में है, जहाजी बिल्टी अथवा रेलवे रसीद देकर के इनको बेचा जा सकता है। ये जहाजी बिल्टी और रेलवे रसीद क्या है, अभी अगले में आएंगी देखो।
ये है माल के सुपुर्दगी के प्रपत्र। दो प्रकार से किया जा सकता है, या तो चाबी दे करके या फिर माल की सुपुर्दगी के ओनरशिप के कागज दे करके हस्तांतरण किया जा सकता है, तो इसको बोला जाएगा लाक्षणिक सुपुर्दगी। तीसरा आ रहा है बेटा तुम्हारा रचनात्मक सुपुर्दगी। यहाँ पे देखा जाए तो वैसे भौतिक रूप से माल के कब्जे में कोई बदलाव नहीं होता। वस्तु पहले जिसके पास थी ना, अभी भी उसी के पास है। वैधानिक प्रक्रिया द्वारा मान लिया जाता है कि सुपुर्दगी हो गई। वास्तविक रूप से देखा जाए सुपुर्दगी हुई नहीं है, पर कानून मानता है कि सुपुर्दगी हो गई। कैसे, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। क्या चीज? भूमि तो यहाँ आएगी नहीं ना बेटा, अचल संपत्ति। लाक्षणिक सुपुर्दगी ले ली हमने। रचनात्मक देखो, रचनात्मक को उदाहरण से समझाते हो। रचनात्मक सुपुर्दगी क्या होती है सुनो। माल होता है एजेंट के पास, माल की भौतिक परिरक्षा में कोई बदलाव नहीं होता। माल पहले भी एजेंट के पास था, अभी भी एजेंट के पास ही है। ये माना जाता है कि सुपुर्दगी हो गई। इसे हम प्रतिनिधित्व द्वारा सुपुर्दगी या जानकारी द्वारा सुपुर्दगी भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझो। एक यहाँ बेटा कोई फंक्शन था, तो एक सब्जी वाले की दुकान पे गया और बोलता है कि मुझे 100 किलो आलू खरीदने हैं। तो सब्जी वाला बोलता है इतना सामान मेरे पास अभी शॉप पे नहीं है, आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में मेरे एजेंट के पास रखे हुए हैं। दुकान पे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया। वस्तु पहले भी किसके पास थी? एजेंट के पास। अभी भी किसके पास है? एजेंट के पास। पर ये मान लिया जाता है कि सुपुर्दगी हो गई। सुपुर्दगी कब प्रभावी मानी जाती है? जब वो एजेंट क्रेता को बोलेगा, स्वीकृति देगा कि भाई मैंने तुम्हारे लिए माल को धारण कर रखा है, तुम आ करके अपना माल ले जाओ। इसे बोला जाता है रचनात्मक सुपुर्दगी। भाई इसी बीच माल अगर आपका खराब भी हो गया तो ये सिर्फ सुपुर्दगी है बेटा। आप क्या देखोगे, स्वामित्व किसका है? सुपुर्दगी में सिर्फ और सिर्फ कब्जे का हस्तांतरण हो रहा है। कब्जे का हस्तांतरण हुआ है। सुपुर्दगी अलग चीज है और स्वामित्व का अंतरण अलग चीज है। जैसे मान लो ये एपिक पेन है, इसका कब्जा मेरे पास है परंतु स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व एमसीसी का है। तो कब्जे शब्द के अंदर और फिर स्वामित्व शब्द के अंदर अंतर होता है। आप मैन ऑफ द मैच देखते हो, कई बार देखते हैं ना कि मैन ऑफ द मैच को कार्ड दी, तो वो कार्ड कैसे दिखाएंगे? एक टोकन के रूप में एक चाबी फ्रेम कराते हैं, पकड़ा दी, मतलब वो कार्ड तुम्हारी हो गई। सिंबल है कि नहीं है, टोकन है कि नहीं है, लक्षण है कि नहीं है कि अब से वो कार्ड तुम्हारी हुई, अब से वो कार्ड तुम्हारी हुई। तो इस तरीके से दिखाने के लिए दी जाती है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने तुम्हें समझाया, इसको भी पढ़ लो एक बार। यद्यपि वास्तविक अधिकार हस्तांतरित नहीं किया जाता, वास्तविक अधिकार हस्तांतरित नहीं किया जाता। क्यों? वस्तु पहले भी एजेंट के पास थी, अभी भी किसके पास है? एजेंट के पास ही है। परंतु वैधानिक प्रक्रिया द्वारा इसको हस्तांतरित मान लिया जाता है। जैसे एक गोदाम का मालिक जिसके पास एक ही वस्तुएं हैं, एक ही प्रार्थना पर बी के लिए रखने के लिए सहमत हो जाता है। अब गोदाम का मालिक है तुम्हारा एजेंट। कौन है? एजेंट। जिसके पास किसका सामान पड़ा हुआ था? ए का। तो ए हो गया तुम्हारा विक्रेता, और वो किसके लिए धारण करने को तैयार हो गया? बी। बी कौन है? तुम्हारा क्रेता। किसी भी एग्जाम्पल में पता चले एक व्यक्ति दूसरे के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, 100% सुपुर्दगी कैसी है? रचनात्मक। इसीलिए एजेंट को हिंदी में प्रतिनिधि बोलते हैं। एजेंट को हिंदी में प्रतिनिधि बोलते हैं। तो देखो, इसको कानूनी दृष्टि में प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। कानूनी दृष्टि में इसको प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। अब मैं तुम्हें एक बार देखो, पहले नोट से करवा रही हूँ, देख लो एक बार कि भाई इजी लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो आप यहां से भी लिख सकते हो। धारा नंबर 2(2) विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के कब्जे का ऐच्छिक हस्तांतरण सुपुर्दगी कहलाता है। सुपुर्दगी के प्रकार: वास्तविक सुपुर्दगी, माल का भौतिक कब्जा विक्रेता द्वारा क्रेता को दे दिया जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे? वास्तविक सुपुर्दगी। इसे भौतिक सुपुर्दगी भी कहा जाता है। लाक्षणिक सुपुर्दगी, जब एक वस्तु को सांकेतिक रूप से किसी अन्य वस्तु के स्थान पर हस्तांतरित किया जाता है। 2 उदाहरण देखो, एक तो माल की सुपुर्दगी के प्रपत्र देकर कर सकते हो, दूसरा चाबियां देकर, कार या गोदाम की चाबी देकर कर सकते हो, या फिर माल की सुपुर्दगी के पत्र देकर कर सकते हो। फिर आया तुम्हारा रचनात्मक सुपुर्दगी। रचनात्मक सुपुर्दगी क्या है? यहाँ पर माल एजेंट के पास होता है।
दूसरा, वस्तु की वास्तविक परिरक्षा अधिकार में कोई बदलाव नहीं होता, वास्तविक अधिकार हस्तांतरित नहीं होता, वैधानिक प्रक्रिया द्वारा इसे हस्तांतरित मान लिया जाता है। उदाहरण, इसमें थोड़ी गड़बड़ है शायद, एक बार देखते हैं। हाँ गड़बड़ है, मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा सा करेक्शन करना है। एग्जाम्पल आईसीआई वाला ही है। तो गोदाम का जो मालिक है वो है एजेंट, बी, ए की वस्तुएं हैं, ए है विक्रेता और बी के लिए धारण करने को तैयार होता है, बी है क्रेता। ये करेक्शन कर लेना बस। गोदाम का मालिक है एजेंट, उसके पास किसकी वस्तुएं थी? विक्रेता की। गोदाम का मालिक विक्रेता के लिए वस्तु धारण कर रहा है तो उसका एजेंट हो गया। और अब किसके लिए कर रहा है? क्रेता के लिए। कब्जा कहाँ दिया बेटा? देखो, दुकान पे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया, 100 किलो आलू खरीद रहे हो, लेकिन आलू अभी किसके पास रखे हैं? कोल्ड स्टोरेज में, एजेंट के पास। दुकान पे कॉन्ट्रैक्ट आपने फाइनल कर लिया, वस्तु पहले भी किसके पास थी? एजेंट के पास, अभी भी किसके पास है? एजेंट के पास। विक्रेता अपने एजेंट को फोन करेगा, क्या कहेगा? कि मैंने दुकान पे सामान बेच दिया है, क्रेता आए तो उसको दे देना। एजेंट फोन करेगा किसको? क्रेता को, मैंने तुम्हारे लिए माल को धारण कर रखा है, तुम आके अपना सामान ले जाओ। तब जाके सुपुर्दगी प्रभावी मानी जाएगी। वास्तव में परिरक्षा में बदलाव नहीं है, कानूनी प्रक्रिया द्वारा मान लिया जाता है कि वस्तु जो है हो गई सुपुर्दगी। अगर वास्तव में सुपुर्दगी होती तो वास्तविक में ले लेते ना। यहाँ वास्तव में सुपुर्दगी हुई नहीं है, इसलिए क्या वर्ड यूज किया? रचनात्मक सुपुर्दगी। माना जाएगा, गर्भित सुपुर्दगी है। दोबारा रिवाइज करो मेरे साथ। धारा नंबर है 2(2), विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के कब्जे का ऐच्छिक हस्तांतरण सुपुर्दगी कहलाता है। कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे वस्तु का कब्जा क्रेता या उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा के पास पहुंच जाए, उसे सुपुर्दगी कहा जाता है। सुपुर्दगी तुम्हारी 3 प्रकार की। पहला, वास्तविक सुपुर्दगी, इसे भौतिक सुपुर्दगी भी कहा जाता है। माल का भौतिक कब्जा विक्रेता द्वारा क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। दूसरा आया तुम्हारा लाक्षणिक सुपुर्दगी या सांकेतिक सुपुर्दगी। एक वस्तु के सुपुर्दगी के संकेत के रूप में दूसरी कोई वस्तु जो होती है वो दे दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सांकेतिक। 2 उदाहरण, चाबियां देना गोदाम की या कार की। दूसरा उदाहरण, माल की सुपुर्दगी के प्रपत्र हस्तांतरित करना। ठीक है। तीसरा इसके अंदर हमने लिया था रचनात्मक सुपुर्दगी। माल किसके पास? एजेंट के पास। माल की भौतिक परिरक्षा में कोई बदलाव नहीं होता, वैधानिक प्रक्रिया द्वारा इसे हस्तांतरित मान लिया जाता है। इसे प्रतिनिधित्व द्वारा सुपुर्दगी भी कहा जाता है। उदाहरण देख लेना। गोदाम का मालिक है, ए की वस्तुओं को बी के लिए धारण करने को तैयार हो जाता है। गोदाम वाला एजेंट, ए विक्रेता और बी क्रेता। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं आया? बता बेटा। इसके आगे का अपन अब लेंगे, अभी नेक्स्ट टर्न अपनी आएगी ना, अभी क्लास है 4 to 5, तब अपन लेते हैं। आई थिंक ये वाली यूनिट अपनी फिनिश हो जाए। कोई क्वेरी है किसी की तो बेटा बताना। हाँ बेटा, 4 बजे क्लास है अपनी। भाई अपन को क्लासेस चाहिए थी, अपना कोर्स वैसे भी पीछे था, तो कोई रेगुलर बेसिस पे क्लास मिल रही है तो फिर ले ली मैंने। और कुछ कोई क्वेरी किसी की? बताओ बेटा। तो चलो अभी तो अपन यहाँ पे एंड करते हैं क्लास, है ना।